हेलो दोस्तों आज डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये समाज में देखी जाती है, बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर डीप वेन है उनके अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों वेन के अंदर अब ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लड का बहाव है, वो रुक जाता है और इसकी वजह से दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। दोस्तों हम समझ लेते हैं कि वेन क्या होती है। तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो खून की नलियाँ होती हैं वो मेनली दो तरह की होती हैं, पहली आर्टरी और दूसरी वेन। दोस्तों क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है और लंग्स के ज़रिए दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में रिस करके चली जाती है, मतलब डिफ्यूज़ होकर चली जाती है। अब दोस्तों जो ब्लड है ये वाला, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया है। दोस्तों जो खून की नलियाँ इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे शरीर के ऑर्गन्स तक पहुँचाती हैं उन्हें आर्टरी कहते हैं। दोस्तों हमारे शरीर के ऑर्गन्स को इस ऑक्सीजन रिच ब्लड की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं दोस्तों, उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो इस ऑक्सीजन को निकाल लेती हैं इस ब्लड से और उस ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं, क्योंकि उन सेल्स के अंदर दोस्तों हज़ारों तरह की रिएक्शंस हो रही होती हैं और उन रिएक्शंस में दोस्तों ऑक्सीजन का नॉर्मली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिलेगी दोस्तों तो सेल्स धीरे धीरे से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों जब सेल्स ने ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल के यूज़ कर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है सेल्स के अंदर, उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों सेल्स ने वापस ब्लड में डाल दिया है। तो अब जो ब्लड है उसमें क्या सीन है कि उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। दोस्तों इसे हम नॉर्मल भाषा में अशुद्ध रक्त कहते हैं या इम्प्योर ब्लड कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। दोस्तों इस ब्लड को जो खून की नलियाँ हमारी सेल्स से, मतलब हमारे ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ ले जाती हैं, उन खून की नलियों को दोस्तों वेन कहते हैं। तो इन्हीं वेन के अंदर जब क्लॉट बनता है तो उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी में किस किस तरह के सिम्टम्स या लक्षण देखे जा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों इसके कारण क्या होते हैं, मतलब कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, उसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं दोस्तों, वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर्स किस तरह से बनाते हैं, किस किस तरह के टेस्ट इसमें कराए जाते हैं, ये पता करने के लिए कि डीवीटी हो गया है या नहीं हुआ है। साथ साथ दोस्तों इसका मैनेजमेंट, इसका इलाज कैसे किया जाता है दोस्तों, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आपको कुछ एक टिप्स भी बताऊंगा जो डीवीटी के पेशेंट्स को मन में ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज़्यादातर देखा जाता है कि पैरों में ही होती है, मतलब कि जो हमारे पैर हैं उनके अंदर जो वेन है वहाँ पर ज़्यादातर क्लॉट बनते हैं डीवीटी वाले। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे शरीर के बाकी जो डीप वेन है वहाँ पर नहीं हो सकती, या हाथों में नहीं हो सकती, या हमारे पेट के अंदर नहीं हो सकती, वहाँ पर भी हो सकती है। बट ज़्यादा कॉमनली देखा गया है कि हमारे पैरों को ये चीज़ अफेक्ट करती है। दोस्तों सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो भी दोस्तों अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर सूजन आ सकती है। जो भी दोस्तों अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन की सेंसेशन हो सकती है। सूजन हो गया दोस्तों, पेन हो गया, साथ साथ वहाँ पे जो स्किन है, जो वहाँ पे त्वचा है, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, मतलब बढ़ा हुआ होता है, मतलब उस जगह को टच करने पे वहाँ पे गर्माहट महसूस होती है। दोस्तों जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे स्किन कलर में भी चेंजेस आ सकते हैं, या तो स्किन कलर बहुत ज़्यादा रेडिश हो सकता है या बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो सकता है, जैसे पर्पल वाली शेड में आ सकता है, या दोस्तों उस जगह की स्किन में डिस्कलरेशन भी समझ में आ सकता है। डिस्कलरेशन का मतलब हो गया कि स्किन का जो कलर है वो कम हो जाना, उड़ सा जाना। दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जो एरिया अफेक्टेड है उस जगह की जो वेन्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा उभरी हुई नज़र आती हैं। साथ साथ दोस्तों अगर पेट के अंदर डीवीटी वाली कंडीशन पैदा हुई है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाए। अगर हमारे हेड के अंदर डीवीटी वाली कंडीशन पैदा हुई है तो ऐसा हो सकता है कि मिर्गी के दौरे अचानक से पड़ जाएँ, या बहुत ज़्यादा सीवियर दोस्तों हेडेक होना स्टार्ट हो जाए, या कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाए, मतलब इंसान बिल्कुल बेहोश हो जाए। ऐसी किसी भी तरह की कंडीशन दोस्तों आ सकती है। अगर हम दोस्तों बात करें कि अगर आर्म के अंदर डीवीटी हो जाए, आर्म का मतलब हो गया हमारे शोल्डर से लेकर के हमारी पूरी फिंगर्स तक का एरिया जो है, हमारा हाथ पूरा, इसके अंदर अगर डीवीटी हो जाए दोस्तों तो किस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो नेक में दोस्तों पेन हो सकता है, हमारे जो कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, इनके अंदर पेन हो सकता है, प्लस चिस्पी एरिया में जो वेन है उसके अंदर क्लॉट बना है, उस एरिया के आसपास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ सकती है, पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। फिर वही चीज़ हो गई कि उसका तापमान दोस्तों बढ़ सकता है, साथ साथ में उस जगह पे स्किन का कलर भी दोस्तों चेंज हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस किस कारण से डीवीटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या डीवीटी हो जाती है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं या इसके कारण क्या क्या हैं दोस्तों। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारी वेन को इंजरी हो जाए, मतलब चोट लग जाए किसी भी कारण से, सपोज़ कोई एक्सीडेंट हो गया
जिसकी वजह से कि हमारी वेन में इंजरी लग गई, तो चांसेस हो जाएंगे डीवीटी होने के। या सपोज़ दोस्तों कोई मेजर सर्जरी हो गई, तो सर्जरी में भी नॉर्मली कटिंग वटिंग होती है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों वेन में इंजरी होती है और उसकी वजह से भी दोस्तों डीवीटी होने का चांस बढ़ सकता है। दोस्तों अगली चीज़ है कि जब भी कभी वेन के अंदर ऐसा होता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो फ्लो स्लो हो जाए, मतलब वो फ्लो धीमा पड़ जाए किसी भी कारण से, तो उसकी वजह से भी डीवीटी हो सकती है। अब इस कारणों में दोस्तों क्या क्या हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स की कुछ एक मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है कि वो नॉर्मली बेड में ही लेटे रहते हैं, उनका नॉर्मल मूवमेंट कम रहता है, तो ऐसे में चांस रहता है कि वेन के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट तो मूवमेंट कर पा रहा है, लेकिन पेशेंट का एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, पैर या हाथ, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, सपोज़ फ्रैक्चर हो गया है तो जिसकी वजह से कास्ट वास्ट लगाया हुआ है, तो ऐसे में भी दोस्तों चांसेस बढ़ जाएंगे कि ब्लड का फ्लो अंदर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डीवीटी होने के चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स पैरालिसिस वाले होते हैं जिन्हें स्ट्रोक होता है, उनके अंदर भी चांस ज़्यादा होता है डीवीटी पैदा होने का। दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, स्पेशली क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे रहते हैं, मतलब कि पैरों को क्रॉस करके बैठे रहते हैं। तो जब ये भी दोस्तों कंडीशन बहुत लंबे टाइम के लिए रहती है, तब भी डीवीटी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी बॉडी का मूवमेंट, हमें अपने सारे लिम्ब्स का, मतलब हाथों का, पैरों का मूवमेंट दोस्तों ये नॉर्मल करना है। अगर हम मूवमेंट किसी भी जगह का रोकेंगे तो डीवीटी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर हम लंबे टाइम के लिए रोकेंगे तो। दोस्तों प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर भी, मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर भी डीवीटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल से, बल्कि बेबी की डिलीवरी के दोस्तों 3 महीने बाद तक भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों नॉर्मल सामान्य पॉपुलेशन के कि डीवीटी पैदा हो सकता है, तो एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है हमेशा। दोस्तों महिलाओं की बात करें तो ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि डीवीटी वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। साथ साथ दोस्तों मेनोपॉज जब आ जाता है, रजोनिवृत्ति, तो मेनोपॉज के बाद भी दोस्तों कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है फीमेल्स को, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की वजह से भी दोस्तों थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है डीवीटी होने का। तो ये सब आपको नॉलेज के लिए सारी बातें हैं। दोस्तों डीवीटी होने की आशंका बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ भी बढ़ती जाती है, ये भी हमें जानना इंपॉर्टेंट है। तो डीवीटी होने की आशंका एक वृद्ध पुरुष में या वृद्ध महिला में ज़्यादा होगी बजाय कि एक बच्चे के। ठीक है दोस्तों, साथ साथ कई अलग अलग किस्म की मेडिसिन होती हैं जिनको लेने की वजह से डीवीटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है डीवीटी की, उनके अंदर भी चांस ज़्यादा होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में या भाई बहन में किसी को डीवीटी पहले रह चुकी है, तो डेफिनेटली आपके भी चांसेस ज़्यादा हैं डीवीटी होने के। दोस्तों स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, तो जो लोग स्मोक करते हैं उनके अंदर भी डीवीटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जिनका वज़न ज़्यादा है, जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं या ओवरवेट हैं, उनके अंदर भी डीवीटी होने के चांसेस दोस्तों नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होते हैं। दोस्तों जिन लोगों की वेन्स के अंदर किसी भी रीज़न से कैथेटर या कैनुला लगा हुआ है लंबे टाइम के लिए, उनके अंदर भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा होते हैं डीवीटी डेवलप होने के। दोस्तों कई तरह की मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो अगर किसी व्यक्ति को हैं तो डीवीटी होने के चांसेस दोस्तों बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कई तरह की हार्ट की बीमारियाँ होती हैं या कई तरह के लंग्स की बीमारियाँ होती हैं, जो अगर किसी भी व्यक्ति को हैं तो फिर डीवीटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये हमें मन में रखना है। दोस्तों कुछ एक तरह के क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं ब्लड के, मतलब ब्लड जिस तरह से क्लॉट करता है उस पूरी प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों को दोस्तों ब्लड के कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि डीवीटी हो सकती है। दोस्तों कई तरह के कैंसर्स होते हैं जिनमें डीवीटी होने के चांस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंग कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया, पैंक्रियाज का, लिवर का कैंसर हो गया, और भी दोस्तों कई तरह के कैंसर्स में डीवीटी होने के चांसेस दोस्तों नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों कई बार बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब हो गया कि जब हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, वो गलती से हमारी बॉडी की अपनी सेल्स को ही टारगेट करके मारना स्टार्ट कर देती हैं, उसे हम ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ल्यूपस हो गया, या फॉर एग्जांपल दोस्तों वेस्कुलाइटिस कई तरह के होते हैं, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया जैसे कि, या फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारी जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होती हैं। तो इन सब में भी जिन पेशेंट्स को ऑटो इम्यून बीमारी हैं, उनके अंदर दोस्तों चांसेस बढ़ जाते हैं डीवीटी होने के, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के। दोस्तों कई तरह के इन्फेक्शन की बीमारियाँ होती हैं, मतलब कि बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, सपोज़ कोविड हो गया, तो दोस्तों इस तरह की कंडीशन से, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या कोई भी दोस्तों जो भी सीरियस इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसी किसी कंडीशन में भी दोस्तों डीवीटी होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर अगर लगातार बना हुआ है या हार्ट फेलियर वाली कंडीशन अगर है दोस्तों, तब भी डीवीटी के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों जिन लोगों को अस्थमा होता है, या जिन लोगों को दोस्तों डायबिटीज़ होती है, या दोस्तों जिन लोगों के अंदर एक स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि हम जब रात को सोते हैं तो सोते सोते दोस्तों अचानक कुछ टाइम के लिए हमारी सांस रुक जाती है, फिर अपने आप स्टार्ट होती है थोड़ी देर बाद, तो कुछ देर के लिए हमारी बॉडी ने सांस ही नहीं ली होती है दोस्तों। तो ऐसे में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है नॉर्मली। इस वाली कंडीशन में भी दोस्तों डीवीटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दोस्तों महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं, जो अंडाशय होते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी सी सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोन्स का इंबैलेंस भी होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ में भी डीबीटी होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स बताएं। जो लोग दोस्तों अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग कुछ नशे के पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके अंदर भी दोस्तों डीबीटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो जो सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है डीबीटी का दोस्तों, उसका नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि डीबीटी सपोज जहाँ पर भी है, हमारे पैर में या हाथ में किसी भी जगह पे डीबीटी का क्लॉट है, वो क्लॉट दोस्तों अपनी जगह से हिल जाता है, हट जाता है, और ब्लड के बहाव के जरिए दोस्तों वो वाला क्लॉट अब जा करके हमारे लंग्स के अंदर वेन में फंस जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर हमारे ब्लड का जो बहाव है दोस्तों, वो रुक जाता है इस क्लॉट की वजह से, जिससे कि दोस्तों लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है और फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है पेशेंट को दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो सकती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, बहुत तेज़ गति से सांस ले तब भी सांस ठीक से नहीं आ रहा है, ऐसी वाली कंडीशन दोस्तों बनी रहे। इसमें बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, साथ में दोस्तों चेस्ट में पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली सांस लेने में या स्पेशली खांसी करने में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये वाली कंडीशन दोस्तों देखी जा सकती है। साथ साथ दोस्तों इसमें खांसी करने के साथ साथ में ब्लड भी बाहर आ सकता है। ओवरऑल दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसका तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें कि डीबीटी की डायग्नोसिस डॉक्टर्स कैसे बनाते हैं, तो मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट के सिम्टम्स किस तरह के हैं। साथ साथ दोस्तों उसके बाद फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का, और फिर दोस्तों उसके बाद अगर लगता है कि डीबीटी के चांसेस हैं तो फिर कुछ एक ब्लड टेस्ट करा के भी देखे जाते हैं, जैसे कि डी डाइमर ब्लड टेस्ट। इसमें दोस्तों डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट का जो डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पर कि डीबीटी होने की शंका है। डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी में दोस्तों ये चीज़ समझ में आती है, दिखाई पड़ती है कि क्या जो हमारी वेन है उसके अंदर में कोई क्लॉट है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। कई बार दोस्तों पेशेंट्स की वेनोग्राफी करा के देखी जाती है या एमआरआई वेनोग्राफी करा के देखी जा सकती है। इसके जरिए भी दोस्तों एक इमेजिंग टेस्ट ही होता है, जिससे कि ठीक से विजुअलाइजेशन होता है, ठीक से मालूम पड़ता है कि क्या अंदर वेन के अंदर कोई क्लॉट है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि पेट के अंदर कोई सिम्टम्स इस तरह के हैं कि डीबीटी ना हो गई हो, तो सीटी स्कैन भी कई बार करा करके दोस्तों देखा जा सकता है। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के कुछ गोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो जो क्लॉट है जो वेन के अंदर है, उस क्लॉट का दोस्तों साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता ना जाए लगातार। ऐसा ना हो जाए कि वो और भी वेन्स को इन्वॉल्व कर ले, या जिस वेन के अंदर वो है उसी वेन के और बड़े हिस्से को वो इन्वॉल्व करता जाए। ये चीज़ हमेशा देखनी होती है। साथ साथ दोस्तों ट्रीटमेंट का एक ये भी गोल होता है कि वो जो क्लॉट है वो अपनी जगह से हट करके लंग्स में ना पहुंच जाए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दोस्तों हो सकती है, जैसे हमने बात की थी। दोस्तों ट्रीटमेंट गोल ये भी होता है कि और ज़्यादा क्लॉट्स ना बने, मतलब वो रिस्क कम हो जाए या ख़त्म हो जाए और ज़्यादा क्लॉट्स बनने का बॉडी के अंदर। और दोस्तों ये भी ट्रीटमेंट गोल होता है कि उस ब्लड क्लॉट की वजह से जो हमारी वेन है उसका फंक्शन प्रभावित ना हो जाए, मतलब उस वेन के अंदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए उस क्लॉट की वजह से, ये भी देखना होता है। तो ट्रीटमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से किया जाता है कि ये सारे के सारे ट्रीटमेंट गोल्स कवर किए जा सकें। दोस्तों अगर मेडिसिन की बात करें तो डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जिससे कि खून के अंदर जो क्लॉट बनने की टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में ब्लड थिनर मेडिसिन भी कहते हैं। दोस्तों ये नॉर्मली फैक्टर 10A इनहिबिटर ग्रुप की होती हैं, और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, रिवारोक्साबैन हो सकती है, एपिक्साबैन हो सकती है, एरोक्साबैन हो सकती है। इनके अलावा भी दोस्तों डॉक्टर्स कई अलग अलग किस्म की मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों हेपारिन प्रेस्क्राइब की जा सकती है। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों वॉरफेरिन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वॉरफेरिन प्रेस्क्राइब की जा सकती है। दोस्तों लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, देख करके कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और किस पेशेंट को किस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है उसके हिसाब से। दोस्तों इन मेडिसिन का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो जो क्लॉट्स हैं दोस्तों वो साइज़ में नहीं बढ़ते, वो नॉर्मली उतने ही साइज़ के रहते हैं, प्लस बॉडी में और ज़्यादा क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी भी दोस्तों कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि डीबीटी वाली कंडीशन ज़्यादा सीरियस है या फिर जो ब्लड थिनर्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में कई बार डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो क्लॉट है उसे डिसॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन दी जाती हैं क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। दोस्तों नॉर्मली ये वाली मेडिसिन जो हैं ये इंजेक्शन के जरिए दी जाती हैं। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स जो ब्लड थिनर्स नहीं ले सकते, उनके ट्रीटमेंट में फिर डॉक्टर्स को कई बार क्या करना पड़ता है कि जो उनकी बॉडी के अंदर एक सबसे बड़ी वेन होती है, जिसे हम इंफीरियर वेना केवा भी कहते हैं, उसमें एक फ़िल्टर लगा देते हैं। इस फिल्टर को लगाने का दोस्तों पर्पज़ यही होता है कि कभी भी ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो हमारे लंग्स तक ना पहुंच जाए, जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना पैदा हो जाए। दोस्तों ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि फिल्टर्स के अपने रिस्क भी होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया तो बस ये हमेशा के लिए हो जाते हैं। नॉर्मली ये कुछ टाइम के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि अगर लंबे टाइम के लिए फिल्टर्स भी रखे रहें बॉडी के अंदर तो इनसे भी क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, हो जाती है। दोस्तों कई बार ऑपरेशन के जरिए, मतलब सर्जरी के जरिए भी क्लॉट्स को निकालने की नौबत आती है। जो डीबीटी के क्लॉट्स हैं कई बार उन्हें ऑपरेशन के जरिए क्लॉट्स को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का भी रोल होता है, तो जिन पेशेंट्स के अंदर चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं डीबीटी पैदा होने के, डॉक्टर्स उन्हें कई बार ये बोलते हैं कि आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनिए। इससे दोस्तों क्या होता है कि एक तो स्किन पे थोड़ा सा प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होने के चांसेस कम होते हैं और अंदर क्लॉट होने के चांसेस भी दोस्तों कम हो जाते हैं।
दोस्तों अगर सेल्फ हेल्प के टिप्स की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डाइट है दोस्तों वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो बिल्कुल न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। तो आपको जंक फूड वगैरह से दोस्तों दूर रहना चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली आप स्मोकिंग वगैरह कुछ करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों को भी ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दोस्तों आपको मूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है, हमने डिस्कस किया था कि डीबीटी होने के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनकी बॉडी में मूवमेंट ठीक से नहीं होता। तो आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फिजिकल एक्टिविटी करते रहना। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो अगर ऐसा कुछ है तो अपने डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं कि आप क्या कुछ करें कि आपको डीबीटी होने के चांसेस कम हो जाएं। बट हमें ये मन में रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फिजिकल एक्टिविटी करने से डीबीटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों ट्रैवलिंग वगैरह के टाइम पे भी हमें लंबे टाइम के लिए बैठना पड़ता है। तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, नॉर्मली साइंस में ऐसा पाया गया है कि अगर 4 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए आपको लगातार एक ही पोजीशन में बैठना पड़ रहा है तो डीबीटी के चांस दोस्तों बढ़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहिए, अपने पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट करते रहिए ताकि इस तरह की कंडीशन ना पैदा हो। दोस्तों जिन पेशेंट्स को डीबीटी हो गई है उनके लिए मुझे यही कहना है कि आपको अपने डॉक्टर के साथ दोस्तों फॉलो अप प्रॉपर करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि डॉक्टर्स ने जो भी आपको दवा दी हुई है वो आप खा रहे हैं, और हो सकता है कि लंबे टाइम के लिए भी खा रहे हैं। मतलब कि अगर आप नहीं जा पाए डॉक्टर के पास तो अपने आप ही वो दवा कंटिन्यू रखी हुई है। ऐसा नहीं करना है आपको। डॉक्टर से दोस्तों जब भी डॉक्टर बुलाएंगे तो उनसे मिलते रहना है। वो कई बार आपकी दवाओं की दोस्तों डोज चेंज करते हैं, कई बार वो आपकी दवाएँ चेंज करते हैं, कई बार उन्हें कोई टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट देखनी होती है जिसके हिसाब से वो दवा की डोज चेंज करना चाहते हैं या दवा चेंज करना चाहते हैं दोस्तों। तो आपको डॉक्टर के साथ में पूरा का पूरा कोऑपरेशन करना है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी चांस है कि आपको ब्लड थिनर मेडिसिन इसमें दी जा रही होंगी। तो ब्लड थिनर मेडिसिन दोस्तों ये लंबे टाइम के लिए आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपके डॉक्टर को पता है कि इनके क्या क्या इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, क्या क्या पहले की मेडिकल कंडीशंस हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपरली डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही दोस्तों सब कुछ करना है।